Hello, good afternoon, sir. It is really a pleasure and an honor to be here with you on this stage and with my other co-panelists. मैं शुरुआत करना चाहूँगी by just asking you a simple question कि आप जो GEP जो आपने ये एक methodology develop की है उसके बारे में briefly, क्योंकि I think the students here have not had a chance to know about it. मैंने पढ़ा है और आपका TED Talk भी सुना है. But if you could please explain to the kids here how GEP functions, how it complements GDP or replaces GDP, and why children here should be concerned about this. Why does it matter to them? If you could please. Thank you. Thank you very much. Let me also add here, if you'll ask anyone, including everyone here, if you ask what is a GDP, you will find only hardly 1% people will be able to answer. That's a fun thing. But I find कि देखो GDP को बोलूँगा मैं पहले कि क्या है GDP? GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. किसी भी देश को जब ये आंका जाता है कि भाई वेयर दिस कंट्री स्टैंड इकोनॉमिकली, तो जिस जीडीपी का बताया जाता है कि साहब हमारी जीडीपी इतनी है और इट इज़ शूटिंग अप और ठीक हो रहा है या नीचे गिर गई. क्योंकि 1934-35 में एक साइमन करके एक इकोनॉमिस्ट थे अमेरिका में, उन्होंने ये सोचा, क्योंकि दैट वाज द टाइम व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन. आई मीन रफ्तार पकड़ ली थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने. तो उस समय क्या हुआ कि ये बात दिमाग में आई कि अपने को हाउ टू मेजर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन एनी गिवन नेशन और कंट्री. सो 1934-40 के आसपास दिस केम आइडिया, एंड दैट वाज अ साइमन गाय, एंड ही सेड कैटेगरिकली while giving the GDP said that it is not inclusive. इसका मतलब GDP अच्छी होने का मतलब है सब कुछ अच्छा मत मानना. This is what he quoted when he was giving. He had to struggle to develop an equation. Equation में ये था कि GDP has 4 pillar. एक है एग्रीकल्चर, एक है इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, और चौथा क्या है? व्हाट इज द 4th पिलर? That's what I am coming to. See, the reason is कि many people do not know even the GDP. तो अब मेरे लिए कठिन ये होता है कि मैं बताऊं क्या, क्योंकि GDP जो है, कितनी सर्विसेज हमने इस साल दी उसे GDP कहते हैं. कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री हमने इस साल की उसे GDP कहते हैं. कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे ढांचागत विकास कितना किया, और कितनी सर्विसेज दी, एग्रीकल्चर दिया. ये 4 पिलर है, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज. दैट मेक्स द ग्रोथ ऑफ एनी गिवन ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ. और उसके लिए उसने जीडीपी की इक्वेशन बनाई. अब सच्ची बात तो यह है कि जीडीपी से तो जब मैं तुम्हारी उम्र में था मुझे भी मतलब नहीं था, क्योंकि जीडीपी में जो बहुत ढेर सारे पैसे जोड़ रहे हों, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हों, या पॉलिटिकल लीडर जिन्हें दुनिया में बताना हो कि हमारी ये ग्रोथ है, वो समझेंगे जीडीपी. क्योंकि मेरे हिस्से में तो कुछ जीडीपी आती नहीं थी. मैं जब छोटा था कि अगर किसी ने करोड़ों रुपए कमा दिए तो मेरे हिस्से में कहाँ आएंगे. उसने उस करोड़ों रुपए से देश की ग्रोथ तो दिखाई देती है, पर मेरी कितनी दिखेगी ग्रोथ, उससे मेरा कोई इंटरेस्ट ना था और कोई उसमें मेरे को लाभ भी नहीं था. मैं आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल. आई कम फ्रॉम ए स्टेट कॉल्ड उत्तराखंड. जब उत्तराखंड स्टेट बना तो पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड की 30-40 हज़ार थी. आपको आश्चर्य होगा 2020-22 में ये करीब 2 लाख पर कैपिटा इनकम है. मतलब इसके अनुसार उत्तराखंड ने 20 साल में जो भी कमाई की वो प्रति व्यक्ति की आय उसमें 2 लाख रुपया है. मेरा गांव चमोली जिले में दूर पड़ता है. एक गरीब घर गांव का आदमी मेरे पास आया, कहने लगे साहब हमारे राज्य ने तो बहुत प्रगति कर दी, प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए आय है, मेरे को कहां से मिलेंगे ये 2 लाख रुपए? क्यों?
स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ेबाजी है कि साहब वी आर ग्रोथ। अब जितने इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तराखंड में आए होंगे उनकी इकोनॉमी, उनकी कितनी उन्होंने कमाई की, कितना और ढांचागत विकास हुआ, और सबको मिला करके हम एक एवरेज इनकम देश की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। अब उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों की इनकम भी जुड़ी होती है, तो गरीब घार गांव की भी होती है। तो वो जीडीपी जो है उसमें बहुत से लोगों का सीधा लेना देना नहीं था, इसलिए जीडीपी दूसरी रूप से दुनिया में आगे बढ़ी। हर एक नेशन को ये बताना था कि हमारी क्या ग्रोथ हुई, तो वो इकोनॉमिकली वो डिफाइन करते थे, दिस इज द जीडीपी। अब जब जीडीपी हुई तो एक चीज़ का सबसे बड़ा असर पड़ा, और वो तुम बच्चे जो भी उम्र के आप हों, आप खुद ही सोचो 10-15 साल में तुमने अखबार पढ़े होंगे, तुमने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, आपने मौसमों को देखा होगा कि कब समर पड़ता है, विंटर आता है, एंड व्हेन वी हैव रेन्स, एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड बाय योरसेल्फ द लास्ट 2 decades nothing is in the order. See, we fail to understand which month of the year we are in now. The reason is the global changes, ecological climate changes are taking us. That's one thing. Second is, we are an agriculture country, agrarian country. We used to read, we used to be taught कि साहब वी आर एग्रीकल्चर कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, खेती सबसे बड़ा रोजगार है। हमको ऐसा कहते था। वो खेती मानसून में 50% से ज़्यादा खेती, बल्कि 70-80% खेती मानसून पे होती है। आपने सुना होगा बारिश होगी तब जाके फसलें पैदा होती हैं। अब क्या हुआ, बारिश समय पे नहीं होती, और जब होती है जब गेहूं पक जाए और धान पक जाएगा, पैडी पकी होगी, राइप हार्वेस्ट करने के लिए होगी, सारी बारिश ले जाती है। तो क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यू आए हैं, इन्होंने उस इकोनॉमी को भी धक्का दे दिया कि अब देखिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बड़ी बड़ी चीज़ें बनी, लेकिन आपको पता है कि जीडीपी में टॉप में अमेरिका चलता है, दूसरा चीन चलता है, और तीसरा इंडिया अब बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बड़ी आपदा विच वी कॉल डिजास्टर, और एनी बड़ा तूफान आ जाए, बड़ी बाढ़ आ जाए, फ्लैश फ्लड, आपका मुंबई तो डूबा रहता है एक बार पानी पड़ने पे। तो अब आप सोचिए कि जो इकोनॉमी है उस पर क्लाइमेट का असर पड़ चुका। एंड गिविंग एन एग्जांपल, एज आई सेड व्हेन द बिगिनिंग, व्हेन आई वाज स्पीकिंग इन द इनॉग्रल, the top country in the world economically is America, second comes the China, third we are one aggressively country doing very good economy now. Let me tell you the number of disaster hit, maximum America, second China, and third are we. Plus if you look into highest carbon emission is from America, second from China, and third we. What does it mean? कि हम जितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, हम इकोलॉजिकली भी वल्नरेबल होते चले जा रहे हैं। एंड दैट्स द स्टोरी। क्यों किया हमने ऐसा? हमने इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा समय दिया, ध्यान दिया, चाहिए भी था, चलो रोजगार होने थे, लेकिन हमने इकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। अब देखो सारे देश की तस्वीर देखो, 1000 नदियों से ज़्यादा रेन फैट, देयर आर 2 काइंड ऑफ रिवर्स, रेन फैट, स्नो फैट, जो उससे चलती हैं, हिमालयी नदियाँ बर्फ़ से होती हैं, उनको स्नो फैट रिवर कहते हैं। और आपको अच्छा भी लगेगा, दुनिया भर में 70% जो पानी हम पी रहे हैं वो आर्कटिक, अंटार्कटिका और थर्ड पोल जिसे हिमालय कहते हैं उनकी कृपा से पीने का पानी। ये सब खराब होने लगे। अंटार्कटिका में 30 गीगाटन बर्फ धड़ाधड़ पिघलने लग गई है। 0.45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आर्कटिक में बर्फ गई, हिमालय में भी जा रही है। तो एक तरफ वो हो रहा है, नदियाँ, ये मिट्टी जहरीली हो गई, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर फर्टिलाइजर के इंडिया है। तो मोस्ट ऑफ अवर सॉइल हैव बिकम वेरी केमिकल, इन्फेक्शियस हो चुकी। हम जो भोजन खाते हैं वो केमिकल ज़्यादा खाते हैं भाई। तो इसलिए
हवा का तो आपने कहानी सुनी ली होगी, पूरा दिल्ली वेयर वी हैव ए कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, मोस्ट ऑफ द टॉप लीडर्स, political leader, industrial leader, I mean anything which you can imagine, and the policy maker, they are in Delhi. अब दिल्ली की जब हवा इतनी खराब होगी तो बाकी के देश का क्या हाल होगा? जब दिल्ली के लोग, पूरा पार्लियामेंट बैठा है, सारे मिनिस्टर बैठे, तो ये सवाल था कि हमने एक तरफ तो ग्रोथ कर ली, इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली, लेकिन अभी हमारे हालात बड़े गंभीर हैं, हमें कुछ और सोचना होगा। तब ये विचार आया कि हम ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की क्यों नहीं चिंता करें। उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस थी, चलो इंडस्ट्रीज आई, अब हवा मिट्टी जंगल पानी संग तो इकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाएगी। तो हमने ये सोचा कि इसके 4 पिलर हमने कहा होने चाहिए, हवा, पानी, मिट्टी और ये जंगलों से मिलते हैं, कि जंगल, इन 4 का हमने एक इक्वेशन बनाई। और हम फर्स्ट स्टेट हैं, बड़ा लड़ना पड़ा 12-14 साल, पॉलिटिकल भाई साहब लोगों से भी बातचीत की, समझ में तो आता नहीं, बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती। और फिर दूसरा, फिर साइंटिफिक वर्ल्ड से भी लड़ाई की, क्योंकि व्हाट दे थिंक इज़ द बेस्ट अनफॉर्चुनेटली, एंड व्हाट कम्स फ्रॉम द कम्युनिटी, लोगों के बीच में से जो बात उठती है उसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि इसको ये कहा जाता है इट इज़ नॉट साइंटिफिकली वैलिड। हर चीज़ के लिए साइंस का हम मिसयूज़ करते हैं। द बेस्ट साइंस वी नो, द पीपल, साइंस ऑफ नेचर इज़ द बेस्ट साइंस ऑन द अर्थ, सब कुछ जानता है नेचर। तो हमने फिर 4 पिलर पे जीपी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट की हमारी लड़ाई ये भी थी कि जो इक्वेशन बनाएंगे उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, हमने इंटरनेशनली वो इक्वेशन इस्टेब्लिश, एक बड़े इंपॉर्टेंट नेचर इंडिकेटर है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर, उसने उसको छाप दिया। नाउ कम जीपी, एंड हम पहली स्टेट है जो कि ये बताएगा कि इस साल जो भी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये और बताएं कि कितने जंगल बढ़ाए, क्वालिटी क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया, टीक का पेड़ लगा दिया कि साहब हमने इतना, नो, नेचर से वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार कितने पेड़ लगे और कितने कटे उस साल, उसको भी जोड़ा। और क्या मॉर्टेलिटी रेट होगी, अगर एक 50 हेक्टेयर में लगा दिया जंगल तो उनमें मॉर्टेलिटी रेट आ जाएगी, वो भी जोड़ा। तो जंगल की ग्रोथ इन द गिवन ईयर वाज डिसाइडेड। हवा में पीएम वैल्यूज क्या किया सरकार ने, इस साल की पीएम वैल्यूज डाउन जाए, तो पीएम वैल्यूज का स्केल बनाया। और उसके बाद पानी, जो हमारा अल्टीमेटली, लेट एवरीबडी नोज हियर इन द हाउस, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज रेन्स। हिमालय की ऊंचाइयों में पड़ेगा तो बर्फ बन जाएगी, नीचे वो कुओं में, तालाबों में, अंडरग्राउंड में वो पानी जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने पानी को रोकने का कितना क्वांटी वाटर होल्स बनाए, पॉन्ड बनाए, लेक बनाए, कितना पानी रोका जो वर्षा का पानी भाग ना जाए, और क्वालिटी ऑफ वाटर कितना इंप्रूव किया। इन दोनों को मिला के दूसरा पिलर। तीसरा, सॉयल कितनी ऑर्गेनिक की, बताइए क्वांटिफाई करके आपने कितनी सॉयल ऑर्गेनिक की। और 4th पिलर इज एयर, वाटर, सॉयल एंड फॉरेस्ट। ये 4 का, एयर में पीएम वैल्यूज क्या डाउन की, सॉयल कितनी ऑर्गेनिक की, पानी कितना जोड़ा, इनको मिला करके जीईपी की इक्वेशन बनाई। और वी आर लाइकली टू बी अनाउंसिंग ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट विद इन ए मंथ, and that will be the first growth measure, a parallel growth measure, that is the economic growth measure which controlled by the handful of people. When the GP, अब हवा तो इस कमरे में जो बह रही है न तो आपकी है न मेरी है, सबकी है। पेड़ जब पैदा होता है वो ये नहीं कहता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, वो सबको देता है, छाया भी, हवा भी, पानी भी। पानी और नदियाँ भी नहीं कहती कि तुम मेरे पे नहीं नहा सकते क्योंकि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। नदियाँ भी सबकी होती हैं, और जंगल, मिट्टी, ये सबकी होती हैं। इसलिए हमने एक ऐसे ग्रोथ मेजर की बात की, आप जीडीपी जाने न जाने, क्योंकि वो आपके हिस्से में नहीं आती। हम गरीब के गरीब होते हैं, गांव में वहीं रहते हैं, कहा जाता है कि जीडीपी है बड़ी अच्छी, लेकिन गांव की गरीबी। लेकिन जीईपी सबकी होगी, सबको पानी, सबको हवा, सबको मिट्टी और सबका जंगल। ये जीईपी वाज द होल आइडिया।
Sir, I'm Dr. Yogita Padme, Assistant Professor in Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University. So I have question. What is Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization? कैसे काम करता है? जैसे कि आपको एक्चुअली पद्म भूषण अवार्ड ही इसके लिए दिया गया है, तो आपकी सबसे बड़ी इसमें जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है और आपको ये कैसे प्रेरणा मिली और ये कैसे काम किया है, आप प्लीज छात्रों को बताएं. Thank you. I was also assistant professor, reader in a college called Garhwal University, part of it. तो जब मैं पढ़ाता था तो पागल तो पहले से ही था. तो जब मैं पढ़ा रहा था, आई प्रोड्यूस करीब 22 PhD प्रोड्यूस किए. आई प्रोड्यूस 22 PhDs. सो मैं गांव से पैदा हुआ था, मेरी पीड़ाएं गांव थी. उस समय हमको ये लगता था कि वाई other people are important and rich because they have a knowledge, technology and science. If you look into any big man, rich man in the country or globally, they became rich because they have a control on science, technology and knowledge. That we did not have as a village man, village people. What we have been producing otherwise everything. हम सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हमको उसका लाभ नहीं होता. तो उस समय जब मैं पढ़ाता था तो मैंने अपने साथियों को ज़्यादा PhD ऐसे ही में की कि टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर. देखिए, हम इकोनॉमी तो नहीं देते पर हम इकोलॉजी तो देते ही हैं. कोई भी गांव देश का ऐसा नहीं है जहां पेड़ ना लगते हों. गाँव की पहचान है. अनाज पैदा करते हैं तो सबका पेट भरते हैं. मिट्टी में और गोबर में हाथ मलते हैं तो हमारे लिए तो वही पौंड क्रीम है, लकमे है कि जो मिट्टी और गोबर में हाथ लगते हैं. तो गांव का बड़ा योगदान आज भी इस दुनिया में है. मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एक्नॉलेज्ड कि उनके काम का. अब आप देखिए ना, अगर कोई विदेशी भाई लोग आएंगे तो आपको ताजमहल, मुंबई, दिल्ली और कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कभी सुना आपने कि इंटरनेशनली हम किन्हीं गाँव में ले जाते हैं उनको? व्हाट इज इन. अब अभी तो हम अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, वी आर मोर इंडिया देन भारत. मैं भारत का पक्षधर हूँ. भारत इस गांव में पनपता है देश के. अब आप देखिए आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये गांव की कृपा है. तो जब ये कुछ हो रहा था तो मेरे को पीड़ा थी. वाई. एंड देन वी फॉर्म्ड वन ऑर्गेनाइजेशन. गांव में काम करते थे तो मैं PhD स्टूडेंट्स को, MSc के स्टूडेंट्स को, BSc के स्टूडेंट्स को ले जाता था. मुझे अब एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव चले गए हम. मेरे साथ बड़े बड़े लोग थे. सुंदरलाल भगुना थे, मैं था, एक राधा बहन है, और बड़े बड़े लोगों को लेके गांव में कैंप लगाने के लिए गए. वहाँ पे कैंप लगा रहे थे क्योंकि मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट का स्टूडेंट था. तो मैंने कह दिया, महिलाओं को मैंने भाषण दिया कि जंगल बचाने चाहिए और पानी जंगलों से बनता है, और बड़ी बड़ी बातें जो इन्वायरमेंट में, क्योंकि बॉटनी था मेरा विषय. एक बुढ़िया महिला खड़ी हो गई साहब, बहुत एजेड. उन्होंने मुझसे पूछा तो कौन है, और मैं शॉक्ड हो गया. मैं फट से मैंने बोला मैं प्रोफेसर हूँ. तो वो ये कहेगी भाई ये क्यों बोल रहा है. मैंने कहा कि मेरे खड़क से मुझे लगा मैं सोशल वर्कर हूँ. उसने कहा सोशल वर्कर है, अब तुझे क्या चिंता हो रही है भाई जंगल की चिंता करेंगे तो हम, तो हमसे ज़्यादा बता सकता है. हमारा एक एक पेड़ से रिश्ता है. वी गो टू द फॉरेस्ट एंड एवरी ट्री स्पीक्स टू अस एंड वी टू ट्री. एंड अगर तुझे बहुत चिंता है तो भाई हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल के लिए काम कर. या रोड ही नहीं आ रही है, तुम लोग, हम 20 किलोमीटर पैदल चल के गए थे. देयर इज नो रोड, यू ब्रिंग द रोड. स्कूल नहीं है, स्कूल इतने दूर है, बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत होती है. आप ये तीनों काम कर लो, तुम जितने पेड़ लगाओगे हम लगा देंगे. वो मेरे लिए थप्पड़ था, और मेरे लिए नहीं, वो देश के सारे पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स के लिए थप्पड़ था कि अगर हम जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं गांव के लिए, वो बात का नंबर है. उनकी इमीडिएट इश्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये सब जो हो रहा था तो हमारी आइडेंटिटी पर सवाल खड़ा हुआ कि हम कौन हैं. देन हेस्को वाज फॉर्म. वी हैड टू आइडेंटिफाई आवर ग्रुप एज, मेरे स्टूडेंट ने कहा देयर हैज टू बी वन ऑर्गेनाइजेशन. तो हेस्को वाज फॉर्म. एन आइडिया वाज स्टडीज कंजर्वेशन काइंड ऑफ अ वर्ड
एंड हिमालयन वाज द इशू। तो हमने इस तरह से काम किया और आगे बढ़े। आज हैस्को इज़ ए प्रिटी नोन ऑर्गेनाइजेशन, पर एक बात और भी है, हम झगड़ा भी करते हैं सरकारों पे। अब हमने बताया यात्रा करते हैं, गांव बचाओ की यात्रा की, जहाँ जहाँ होते हैं लोगों से जुड़ते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं। नाउ इसे हमारे जो ग्रुप है, हम पानी से लेके पुलों भी काम करते हैं। वी मेक ब्रिजेज ऑल्सो, स्मॉल ब्रिजेज स्पैन, और पानी के ऊपर हमारे कई तरह के हैं, रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है, लोकल नीड मीट लोकल, ऐसे करके ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे खड़ा हो गया और इज़ नोन नाउ। हेलो सर, जी मेरा नाम डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक बीएड कॉलेज में। अच्छा। आज हमारे जितने भी ऑडियंस है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है। इन स्टूडेंट्स से अगर हम बात करते हैं, अगर हम इनसे पूछें कि भाई आपको फ्यूचर में क्या बनना है, तो ये कहेंगे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी का एक मकसद होगा कि उन्हें आईआईटी से डिग्री हासिल करनी है। वी विल नॉट गेट अ सिंगल आंसर दैट आई वांट टू बिकम फार्मर। जिस पे आपका भी बहुत बड़ा काम से अपनी डिग्री कंप्लीट किए बाद दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। तो एज अ ब्रिज, व्हाट कैन आवर जनरेशन डू for the new generation, for the coming generation, to create awareness about the environment, to create love for the environment, to become a bridge for between the ecology and the new generation? देखिए ऐसा है, when IIT came, that was a time of independence. Immediate after, we wanted to be a greater institute, educational institute create करने के लिए IITs आई। Now those IITs only now begin to realize that, and I too is one, फार्मिंग एंड फूड सबसे बड़े आने वाले समय में बिजनेस होंगे। उसका कारण है कि सारी दुनिया कहीं और शिफ्ट हो गई है, और अब अगर सबसे बड़ा अगर चैलेंज आने वाले समय में होगा कि वो फार्म सेक्टर पे होगा, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ फूड ऑल्सो मैटर्स। अब आपने ऑर्गेनिक सुन लिया, बड़े बड़े नाम होते हैं, चल रहे हैं, तो एक बड़ी बात यह है। लेकिन मैं अमेरिका में था, शिकागो में, देन आई मेट वन फार्मर लेडी, शी वॉज ए लेडी, वेरी हाईली एजुकेटेड। आई सेड, व्हाई डिड यू प्रेफर गोइंग टू द फार्मिंग? शी सेड, वेल आई कैन सी दैट अमेरिकन्स आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फूड, एंड वेस्ट करने में भी सबसे ज़्यादा यही है। तो अमेरिका में द काइंड ऑफ स्ट्रीम दैट वी आर लेफ्ट विद टू प्रोड्यूस समथिंग वेरी ऑर्गेनिक। सो शी थॉट दैट शी वॉज ए मार्जिनल स्मॉल फार्मर। वहाँ का मार्जिनल स्मॉल फार्मर की लैंड होल्डिंग 50 एकड़ है। तो शी सेड आई प्रेफर, एंड शी वॉज टोटली इक्विप्ड। उसका छोटा वर्कशॉप था, छोटा ट्रैक्टर था, सब कुछ था। देखिए ऐसा है, यहाँ पे नॉलेज इज़ एन इश्यू, क्योंकि आप जिस तरह से ट्रेंड देख रहे हैं अपने देश में भी, वी हैव 80% टोटल फार्मर में से 80% फार्मर मार्जिनल और स्मॉल हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो तमाम तरह की फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़ है वो कमर्शियल फार्मर ले जाते हैं। और ये जो आंदोलन भी खड़ा हुआ था, ये कमर्शियल फार्मर की देन थी। गरीब स्मॉल फार्मर तो भीड़ मचाने के लिए इकट्ठा किया था, भीड़ मचाने के लिए इकट्ठा किया हुआ है। आई रोट वेरी ब्लंटली अगेंस्ट द कमर्शियल फार्मर दैट वी रियली नीड टू डिफाइन द फार्मर्स डेफिनेशन। द वन हैड ए वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, यू शुड फोकस ऑन दैट। आप बड़े बड़े कमर्शियल, आप तो बड़े बड़े इंडस्ट्री हाउसेस भी वो करते हैं, कॉरपोरेट फार्मिंग जो अभी आप सुना है चला। तो देखिए फार्मिंग सेक्टर बहुत समय जल्दी बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, वैल्यू एडिशन। क्योंकि देखिए अजीब सी बात कह रहा हूँ कि गेहूँ मध्य प्रदेश के किसान बेचते हैं, पैदा करते हैं, आटा आशीर्वाद वाला बेचता है। और आप देखिए गेहूं की कीमत क्या होती है और आशीर्वाद का आटे का जो होता है, फिर ही मेक्स ए मल्टी ग्रेन्स दैट बिकम स्टिल कॉस्टली। तो अभी हम चाहते हैं आशीर्वाद आटा वाला हमारे गांव में पैदा हो जाए और उसके लिए नॉलेज, वैल्यू एडिशंस गांव के अंदर में होना चाहिए। अब बताइए, आटा बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है क्या? पैकेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है क्या? हमने किया नहीं, उन्होंने उसको, इंडस्ट्रीज ने उसको जगह जगह से गेहूँ खरीद के, पीस के और वैल्यू ऐड करके आशीर्वाद आटा या पता नहीं क्या क्या आटा, अब तो बड़ा बड़ा आटे चल गए,
आई थिंक दैट्स वन वे। और जब फार्मिंग होती है तो इकोसिस्टम को बेहतर इसलिए करना पड़ता है, पानी चाहिए, पानी के लिए जंगल भी चाहिए फार्मिंग मजबूत करनी तो सॉइल भी करनी पड़ेगी। दैट्स दिस। आपने एक स्लोगन दिया था कि लोकल नीड मीट लोकली, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम नीड्स को फुलफिल करने की बात करते हैं लोकल लेवल पे, लेकिन इट्स अ फैक्ट दैट द पीपल ऑफ विलेज आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ ऑफ सिटीज़। हर कोई ये चाहता है कि बड़े शहरों में जाए, वहाँ की ग्लैमर को देखकर, वहाँ की चकाचौंध को देखकर। तो आपके इस स्लोगन को हम किस तरह से, मतलब गांव को सक्षम किस तरह से बनाएंगे? देखिए, इसका बहुत अच्छी बात आपने कही। देखो दोस्त, ऐसा है, ये अर्बनाइजेशन जो हुआ, वी आर मोर देन 50% आई बिलीव। 2013 में हम 35% थे, 50 अभी तक मेरे ख्याल से मोर देन 50 वी विल बी इन दी सिटीज। नाउ लुक एट सिटीज, हर चीज का संकट आ चुका। अब बताइए पानी, अब बताइए जो मल्टी स्टोरी बन रही हैं बिल्डिंग, आपको क्या लगता है पानी मिल जाएगा? जल्दी जाएगा? बहुत से शहरों से तेजी से पानी गायब होगा। शहरों की बात कर रहा हूं मैं, गायब होगा। एक संकट न, मैं दूसरा प्राणवायु का संकट तो आपने सुन ही लिया, दूसरा संकट। तीसरा संकट, जो कल्चरल वैल्यूज होती हैं शहरों की बदल जाती हैं। और आपने सुना कल ही दिल्ली में खबर थी, एक 16 साल के बच्चे ने, 17 साल के बच्चे ने 16 साल के बच्चे को 200 चाकू मार दिए। ये कहाँ पैदा होता है? अर्बन आर क्राइम के भी गढ़ होते हैं, एक चीज़। दूसरी बात, लोग, अभी मैं ये भी पढ़ रहा था कि देयर वाज एन advisory from Delhi government or health department from Delhi that you should another 1 month be away from Delhi because it will remain very polluted. कोविड आया, सारे लोग मुंबई से भाग गए और सारे लोग दिल्ली से भाग गए। उस सिचुएशन को क्या कहेंगे आप? ये रियलाइजेशन बार बार होना चाहिए। जो सुख गांव में है, एक गांव में भी मोटरसाइकिल आ सकती है, मोबाइल जा सकते हैं, जा ही रहे हैं, और टीवी भी जा सकता है। जो लस्ट है शहरी नुमा, वो अब धीरे धीरे लोग रियलाइज करेंगे। लेट मी टेल यू, कोविड में हमारे उत्तराखंड में जो लोग वापस आए, 30% वापस नहीं गए, दे रिमेन इन द विलेज और अपने अपने काम किए उन्होंने। तो ऐसा है कि ये ट्रेन आप और मैं नहीं ला पाएंगे, या मैं कोई अच्छा सा भाषण दे दूं तो लोग गांव में रुक जाएं, नेचर कर देगा सबको सही। कोविड इज अ पार्ट ऑफ नेचर। तो अभी मेरा कहना है कि ये जो जनरेशन है सामने बैठी हुई, ये चमक धमक में अगर इनको दिखाया तो आप और मेरी गलती है। सच्ची बात तो ये है, हमने इन्हें जीवन नहीं सिखाया, हमने इनको सिखाया पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कौन कौन से रास्ते होंगे, हाई टेक होगा। ये सब चीज़ें शायद घर और गांव से भी जुड़े हुए धन की होती तो इनका अट्रैक्शन होता। अब आप देखिए कि पूरी इकोनॉमी को अगर आप देखें, पूरी इकोनॉमी को इस देश की, तो आपका 70% से ज़्यादा इकोनॉमी गांव के रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है। अब पानी की बात, अब बताओ, बिस्लरी वाला पानी बेच रहा है, किनले वाला पानी बेच रहा है, पानी करते हैं ये पैदा? पानी कहाँ से पैदा होता है? इस देश के गाँव से पैदा होता है। रिचार्जिंग होती है, वहाँ से पंप होके वो पानी अगर वापिस होता। अब इतनी ढेर सारी बूमिंग इंडस्ट्री आ गई। मैंने अपने राज्य सरकार से कहा कि तुम्हारे यहाँ हर साल जब यात्रा होती है 30-40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पानी की बोतलें आती हैं, तुम कहते हो तुम्हारे पास गंगा है, तुम्हारे पास यमुना है, उसी को क्यों नहीं रोजगार बनाया? पानी पैदा करते बेचते, हवा तो हम पैदा ही करते बेचेंगे। तो ये जो गैप है, इस पीढ़ी को हमने वो चीज़ें नहीं बताई। एंड दैट्स द टाइम कि वो लोकल रिसोर्सेज मीट लोकली से मतलब था, चाहे आपकी आवश्यकताएं हैं, चाहे आपकी इकोनॉमी है, आप लोकल रिसोर्सेज से कर सकते हैं। एंड दैट अल्टीमेटली लोकल रिसोर्सेज गांव से चलते हैं। सर, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि ये बच्चों को हमें देना चाहिए, तो इको हैबिट्स, जैसे कि पर्यावरण को सेव करना है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि स्कूल लेवल पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कंपलसरी हो गया है सबके लिए। तो सर, आज आप क्या मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि वो स्कूल लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे इको हैबिट्स उनमें जनरेट हो? देखिए, ऐसा है, मैं अभी भी कल मैं आई वॉज इन
India Habitat Center in one of the gathering, we had the disaster issue was the disaster. NDMA के एडवाइज़र सब बैठे थे. मैंने उनसे एक ही बात बोली, ये हमने एक एजुकेशन शुरू कर दी है. अब बात पूछिए इन बच्चों से, हाउ मच दे प्रैक्टिस इट. एक ऑप्शनल पेपर होगा या दबाव वाला पेपर होगा, एग्जाम में इधर नंबर आने चाहिए. इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस. वो कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे उनसे वो प्रैक्टिस कराई जाए, ये बड़ा चैलेंज है. उदाहरण के लिए मेरे लिए तो सिंपल, मैं अपने बच्चों से यही कहूँगा, देखो वो तो जो तुम्हें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है उसे तो पढ़ो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस में लाओ. प्रैक्टिस में क्या ला सकते हैं? प्रैक्टिस में एक अजीब सी बात ला सकते हैं, सही. इन बोतलों को मत खरीदो. सही बात. किसको बिजनेस देती हैं ये? और ये पानी कहाँ होता? ये तालाबों में होता, नदियों में होता, कहीं ना कहीं ये पानी होता. हमने पानी को कैद कर दिया और अब हवा भी कैद होने वाली है, क्योंकि आप हवा जब खराब हो जाएगी तो यहाँ पे एक पानी की बोतल होगी, एक डब्बा हवा का होगा. जब स्पीकर साहब बोलेंगे तो अब फिर रखेंगे, फिर एक घूंट पानी पिएंगे. ऐसा समय आने वाला है. एक. नंबर 2, आपके घर में पानी सर्व करते होंगे तो आप एक एक गिलास पानी भर के ले जाते हैं. नहीं, जग ले जाइए, खाली गिलास ले जाइए, आपको जितना पीना उतना पीजिए. ये प्रैक्टिस है. आपको ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जिस चीज़ से कूड़ा हो जाए, क्योंकि सारी सड़कें, सारा देश, अब वो वाले पहाड़ तो ख़त्म होने जा रहे हैं जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन अब नए पहाड़ आ रहे हैं, कूड़े के पहाड़. फिर आप कूड़े के पहाड़ में से कूदेंगे, तो कूड़े का पहाड़ मत बनने दीजिए. इसलिए एक ऐसी चीज़ जिससे कूड़ा पैदा होता हो उस पर नियंत्रण लगाओ. और सच तो बात यह है कि सबसे बढ़िया भोजन घर का होता है और सबसे बढ़िया भोजन भारतीय होता है. ये जो आपको क्या क्या नाम, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये जो नए नए नामों के भोजन हैं, ये तो आप स्टडी कर लो भाई. गूगल भाई साहब तो आपके साथ हैं ही, वो बता देंगे आपको. इनसे होने वाले कष्ट दुनिया में आ गए हैं. अमेरिका ने बहुत चीज़ें बैन कर ली जिनकी हम नकल मारना चाहते हैं. मैकडोनाल्ड वहाँ खतरे में आ गया. If I am not wrong, you must have been traveling the other part of the world. Many countries have denied them because of kind of a fatty food they have been serving. बच्चों को मोटे मोटे हो गए बच्चे. तो अभी ये इश्यूज आ रहे हैं. तो जो हम दुनिया से सीख लें, रिपीट न करें. तो जो तुम छोड़ सकते हो जिसमें इकोलॉजी का नुकसान हो, जो मैडम ने कहा, क्या कहा आपने? और थर्ड, जैसे आपने एक अनकन्वेंशनल करियर पाथ लिया, वैसे आपको लगता है कि आज के बच्चों को कोई और करियर पाथ के बारे में पता होना चाहिए? क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? देखो, पहले तो हमें एक बार नए सिरे से अपने गांव को जानना चाहिए. मुझे महाराष्ट्र की एक बात अच्छी लगती है. मैं ट्रैवल भी किया हूँ साइकिल से महाराष्ट्र को. जंगल मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखे महाराष्ट्र में. और अब आप आने वाले समय में, क्योंकि आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं समुद्र है, इसलिए आप उसका लाभ उठा रहे हो. सच बात यह है कि आप बड़े संकट में फंस जाओगे आने वाले समय में. लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखो, अभी हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है. मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आप अपने नए सिरे से अपने गांव को जानो, अपने रिसोर्सेज को जानो, और जो तुमने शहरों में देखा, जो जाना और समझा. अगर आप एक अंकल चिप्स खाते हैं और गांव में आपके आलू पैदा होता हो, तो आपके दिमाग में ये ट्रिगर करना चाहिए, ये स्ट्राइक करना चाहिए, क्या मैं ये चिप्स नहीं बना सकता था? जो जैम, जैली, स्क्वाश आप पीते हो, आप तमाम चीज़ें करते हो, वो क्या आपके गांव में पैदा नहीं हो सकती थी? आप जरूर जानिए कि अंकल चिप्स वाला मालिक साहब क्या आलू पैदा करते हैं इस देश में? आशीर्वाद वाले का तो उदाहरण दे दिया मैंने. तो आप क्यों नहीं बनते हो अंकल चिप्स के मालिक?
आप जो आपके पोमोग्रेनेट बहुत होता है, आप कितना पता है आपको, वन ऑफ द बड़ा इसका अनार का जूस तो ब्लड के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, आयरन के लिए बहुत जाना जाता है। तो अब प्रोडक्ट आप किसके पीते हो? ट्रॉपिक के, किसान के। नन ऑफ देम आर एन ग्रोवर, वो ग्रोवर है ही नहीं। आपका सामान मैनेजमेंट आता है उनको। जो अभी इंग्लैंड का उदाहरण लिया गया था अभी, अब आप देखिए इंग्लैंड ने जब देश में राज किया तो सबसे पहला जो आविष्कार वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ, जेम्स वाट का इंजन बना। और जेम्स वाट के इंजन ने बड़ा काम किया कि भारत से कोल ट्रांसपोर्ट किया, हमारा कोयला। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन में। देखिए ये बात इसलिए है कि हम अपने रिसोर्सेस को, अपने गांव को नहीं जानते। इसलिए मैं इस एजुकेशन सिस्टम के इस रूप में खिलाफत करता हूं कि मेरा गांव बद्रीनाथ के बगल में माणा है, और माणा से लेकर और मद्रास, जब जिसका नाम चेन्नई हो गया, दोनों को एक ही चीज पढ़ाई जाती है। वाई नॉट माई विलेज पीपल बी ट्रेन and educated that what I grow around and what is economy related to it. टेक्सास बकाटा हिमालय में होता है, अमेरिका वालों ने उसका पेटेंट करा लिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर ड्रग। हल्दी विच वी हैव बीन ट्रेडिशनली यूजिंग फॉर हीलिंग एज ए हीलर एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो द अमेरिकन आर द फर्स्ट टू मेक द हल्दी कैप्सूल। पेटेंट कराने के लिए झगड़ा, वो तो झगड़ा हो गया। तो वहां तो अमेरिका और भारत की बात है, लेकिन भारत के अंदर शहर और गांव की बात है। गांव के रिसोर्सेस शहर में आते हैं, प्रोसेस होते हैं और आप ही खरीदते हैं। गांव में अगर बाजार में चले जाओ, गांव के बाजारों में क्या बिक रहा है आजकल देखो, उसमें पूरा एक सर्वे कर लो। मैं जब देश घूमता हूं तो मैं गांव के बाजारों को जरूर देखता हूं कि यहां बिक क्या रहा है। आश्चर्य होता है मुझे कि 70-80% जो गांव के बाजारों में बिक रहा है वो गांव के ही रिसोर्सेज होते हैं। वो नीचे जाएंगे, बाजार बनेंगे और आपर में फिर खरीदेंगे उसको। तो हम दो तरह से लुट गए गांव। एक गांव का सामान गया, उस समय कम पैसे मिले, फिर वो कहीं वैल्यू ऐड हुआ और फिर वो मेरे गांव में बिका, मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े। इस चीज़ को गांव को समझने का समय आ गया है, वरना बीमारियां और आनी है अभी। अब आप कोविड चला गया, खुश मत होइए, ये तो हीट वेव्स बढ़ रही हैं। जितना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वायरल बैक्टीरिया आएंगे। सबसे सुखी जगह अगर कहीं होगी तो देश के गांव होंगे। पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे। जब IIT के बच्चे फार्मिंग कर सकते हैं, वो चेन डेवलप कर रहे हैं, फूड चेन डेवलप कर रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। तो आप भी पढ़ लिख के अपने गांव में अपने लिए करो। That can only be the best answer. सर, आपका एक अभियान है स्वच्छ सागर सुंदर सागर। स्वच्छ सागर सुंदर सागर, ऐसा आपका जो अभियान आपने शुरू किया है, तो वो अभियान क्या है और कैसे फंक्शन करता है? एक देखो बच्चों, एक चीज़ बहुत बड़ी बात है। भगवान करेगा विदेश जाएंगे, मेरे बगल में बैठे हुए तो शायद विदेश यात्रा कर चुके होंगे। हमारे देश में हमने जो सबसे ज़्यादा खोया है, हमने अपना चरित्र खो दिया है। कैरेक्टर नहीं है हमारा। मेरा घर साफ रहे, ना मुझे सड़क से मतलब है ना शहर से। जो कूड़ा करा फेंक दिया, म्यूनिसिपैलिटी करेगी। लेकिन मत भूलो, ये जब कूड़ा कहीं इकट्ठा होता है, ये बीमारी पैदा करता है जो किसी न किसी रास्ते आपके घर के अंदर पहुंच ही जाती है। बताइए, कोविड किसके घर के अंदर नहीं गया भाई, और किस गाँव में नहीं गया, चला गया। तो पहली बात, स्वच्छता भी सबका विषय है। अब इस देश का प्रधानमंत्री थोड़ा ना झाड़ू लगाएगा सब जगह, या म्यूनिसिपैलिटी से तुम क्या करो, म्यूनिसिपैलिटी सुबह साफ करे और रात को आप कचरा डाल दो। तो हमारा अभियान इस बात को लेके है कि स्वच्छता अगर आपका अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी है, जिसको कि आपको रखना चाहिए। और मेरा और ये भी मानना है कि मैं सरकारों से भी कहता हूँ कि जो देश में कचरा पैदा हो रहा है, इसकी एक पूरी मिनिस्ट्री बना दें
और वो इसको कचरे को क्या वर्थ, इसका क्या क्या चीज़ें बन सकती है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग होगा और स्टार्टअप होगा, ये मेरा ठोस मानना है। क्योंकि आपने कचरे का विषय निकाला है तो अब मैं बात करने वाली हूँ आपको कुछ सवाल पूछूंगी या सिर्फ इसके बारे में बात करूँगी क्योंकि मेरा काम वेस्ट मैनेजमेंट में ही है। वेस्ट मैनेजमेंट, जी जी, जी। वन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन कवर मैनेजमेंट एंड वाटर बॉडी रिस्टोरेशन, जो गंदे नाले और हमारे रिवर्स और लेक्स जो अब गंदे नाले बन गए हैं तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, वेस्ट जो अभी आपने बताया कि कचरा कूड़ा जो बन रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और ट्री कवर कि हम बोल रहे हैं पेड़ लगाओ पेड़ बढ़ाओ, तो वो लेकिन एक्चुअली कैसे लगाने, मेथड्स क्या होते हैं और क्यों बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसके ऊपर स्टडी करके फिर मेथडोलॉजी से सस्टेनेबली कैसे लगाएं। तो जब हम काम करते हैं, हम शहरों में भी काम करते हैं, गांव में भी काम करते हैं, स्मॉल म्यूनसिपैलिटीज़ में भी काम करते हैं, और हमने देखा है कि 80 to 90% लोग जो सिस्टम सेट किया है, जो उनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कलेक्शन व्हीकल्स का मैनेजमेंट करते हैं और लोगों को बताएं कि कैसे कचरे का वर्गीकरण करें और उसको अच्छे से अपने पास रखें और गाड़ी को दें, ये करने के लिए ज़्यादा करके लोग तैयार हैं। लेकिन फिर भी, और अब स्वच्छ भारत मिशन जो बहुत ही हमारे देश का, आई थिंक इट इज़ रियली अ विजनरी प्रोग्राम, अभी आई थिंक 10th ईयर में है, लेकिन आप देख सकते हो कि फिर भी देश में ये समस्या का हल हुआ नहीं है। काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, लेकिन अगर इस पेस से हम जाएंगे तो प्रॉब्ली हमें 100 साल लग जाएंगे हमें जो एम पे पहुंचना है वो। तो मुझे आपसे पूछना था कि जो ब्यूरोक्रेसी है और जो लेट्स से हमारा गवर्नमेंट है, जो जिसका मेन रोल होता है इसमें, ऑफ कोर्स नागरिक ने फॉलो करना है, अपना ड्यूटी निभाना है वगैरह, बट फाइनली जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट पे करता है थ्रू पब्लिक मनी ऑफ कोर्स, but the government is paying for it, which is why an alternate waste collection service is not possible privately, जहाँ पे लोग फिर डिमांड करेंगे ना कि अच्छा सा सर्विस मिलना चाहिए हमें, ये नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी इट्स ऑल बीइंग पेड फॉर थ्रू पब्लिक मनी, at least in mid-size and smaller cities and towns. So I also want to make this relevant to children, but I want to know, what do you think are the gaps? Why is it that solutions like yours or like the ones that are already out there are not scaling up fast enough, are not being implemented enough? How do you get through to the elected representatives, the administrative representatives to make policy जो already है बहुत अच्छी है उसको actually on ground implement करने के लिए at scale? तो ये एक सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि you're the first person who's a Padma Shri, a Padma Bhushan, both that I have ever met, and I think maybe most of the children. What does this award mean to you personally and professionally? Has it helped in any way to get your services and solutions across larger, at a larger scale across populations? Thank you. पहले तो मैं तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। पद्मश्री पद्म भूषण ठीक है, ये सरकार के द्वारा की गई दिया हुआ सम्मान है, इसका अपना स्थान है कि लोग सुनते हैं। सरकार सिस्टम को जब हम किसी चीज़ के लिए कहने के लिए जाते हैं तो वो एक्नॉलेज करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्वयं को भी लगता है कि आई हैव बीन एक्नॉलेज बाय द गवर्नमेंट या एक्नॉलेज बाय ए सिस्टम which is a part of a system. You decorate someone, it's a part of system, the one who is doing a good work. लेकिन देखिए दूसरा बड़ा सवाल मैं हो सकता बड़ा अजीब जवाब दूंगा इस बारे में, क्या हम सब इस देश के कोई इस तरह का आंकड़ा है हमारे पास कि जो ये कहे देश को दो कैटेगरीज है, एक कैटेगरी ये कहेगी नहीं हमें स्वच्छता नहीं चाहिए, और एक कैटेगरी कहेगी कि हाँ स्वच्छ होना चाहिए भारत। बोलिए किसको कितने परसेंटेज मिलेंगे? I think सब चाहेंगे 100%। नाउ लुक एट दैट 100%। जब सब एग्री करते हैं कि गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए, ये कितने प्रैक्टिस में लाते हैं अपने? दैट्स व्हाई से इट्स अनदर इशू व्हिच आई एम कमिंग इनटू। आई अंडरस्टैंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
बट आई एम टू टेल यू दैट, देखो कहाँ पे है दिक्कत। दिक्कत ये है कि एक तरफ सरकार पॉलीथीन को सब्सिडाइज करती है, ये भी आप जानते हैं, और वही पॉलीथीन सबसे बड़ा कारण भी बन चुका है। ये जो दो तरह का मत होता है किसी भी सिस्टम का, उसके लिए सरकार सरकार नहीं होता शब्द। कौन बनाता है सरकार? यहाँ की सरकार अमेरिका वाले बनाते हैं या इंग्लैंड वालों ने बना रखी है सरकार? आप और मैं बनाते हैं। उस समय जब इस तरह के इश्यू, हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, गंदगी, स्वास्थ्य, इनके इश्यूज खड़े होते हैं, तब हमें क्या याद आता है कि ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये एनसीपी का है, ये सपा का है, ये बसपा का है। तब हम इनको कलेक्टिवली, वही 100% जो इस बात को एग्री करेंगे कि स्वच्छ होना चाहिए भारत, 100 के 100%। अगर मुद्दा राजनीति में एक पॉलिटिकल लीडर या प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्ट्रियल आएगा, उसके दिलो दिमाग में यही पड़ जाए कि भाई मेरी जीत और हार इस बात पे है, इसलिए मुझे कड़क भी होना पड़ेगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्योंकि लोगों की से ही सरकारें बनती है। ये हमारी बड़ी कमी है। मैं आपको बता दूं, कोपेनहेगन में आपने सुना होगा, जब पानी स्कैर्सिटी हो गई, राशनिंग पानी की हो गई, तो उन्होंने मेयर को, पब्लिक ने झटका दे दिया कि द मेयर शुड टेक केयर ऑफ द वाटर, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड। हम इसकी वॉइस उठाएंगे। जब तक वो मुद्दे नहीं खड़े करेंगे, अब हम कभी एक दूसरे बॉल को इधर उधर डालते रहेंगे। अब बताइए, अगर 100% लोग इस बात को एग्री करें कि स्वच्छ होना चाहिए, तो उनको खुद ही सोचना चाहिए कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और कौन सी चीज़ से परेशानियां पैदा होती हैं। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है, वो कहाँ से आ गई? आज से चले जाइए 40, 50, 60, 70 साल पहले हर गांव का अपना मैनेजमेंट होता था, हर म्यूनिसिपैलिटी का। क्यों? नया बाजार नहीं आया था, और ये नया बाजार कभी इकोसिस्टम को नहीं जानेगा, वो पैसे को जानता है। क्योंकि जब आपने पर्यावरण को बाजारू कर दिया, तो फिर आपका यही झेलना पड़ेगा। फिर आपकी, मैं और क्या सरकार। अब प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहता होगा देश साफ हो, जिन्होंने नारा लगा रखा है। असहाय है, सिस्टम ही ऐसा है ऊपर से नीचे तक। तो इसके दोषी हम भी हैं कि अगर चीजें अपनी जगह में प्लेस में नहीं है। नंबर 2, देखिए, मेरे घर में चूहा आता है, आतंक हो जाता है घर में, मार दो इसको। बताइए, पाल रखे हैं आपने चूहे अपने घरों में? आप अपने घरों में सांप को पालते हैं? हम किसी भी चीज को अपने घर में नहीं पनपने देते हैं जो हमसे जुड़ी ना हो। और वैसे सफाई भी करते हैं, पूरी कोशिश रहती है, पर उठाया वो घर के बाहर चला जाना चाहिए। वो नीचे की सड़क, आप कहते हैं आपने म्यूनिसिपैलिटी बनाई है, उसका दायित्व है। और म्यूनिसिपैलिटी के जब लीडर बनाए गए, तो उसके कौन से क्राइटेरिया थे? क्या कूड़ा क्राइटेरिया था? क्या पानी था? क्या क्राइटेरिया थे जब हमने इस तरह के चुनाव रचे? ये हमारी सबसे बड़ी कमी का हिस्सा हो चुका है। अब उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आप किसने म्यूनिसिपैलिटी वाले को गाली दे दो, सॉलिड वेस्ट बने, अगला चुनाव आएगा, फिर इसका बनेगा या उसका बनेगा। जब वो बनेगा जो आप तय करेंगे, तब चीजें बदलनी शुरू होंगी। ये कूड़े के पहाड़ हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब रास्ते में होंगे। क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर को लाइन अप, टाई अप करना पड़ता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ ही। कौन मना कर सकता है इस बात को? तो ब्यूरोक्रेट्स भी वैसे बिहेव करेंगे। तो कॉर्पोरेट जितने मेंबर्स होते हैं हमारे, आप सोचिए, जो मैंने बात बोली है दिल से सोचिए। आपका घर क्यों साफ रहता है अगर देश गंदा है तो? अगर आपका घर भी गंदा होता तो मैं एक सवाल नहीं होता, ना सरकार से पूछता ना किसी से। आपका घर साफ रहता है, बाहर गंदा रहता है। तो ये हमारी सामूहिक दायित्व भी कहीं है कि अगर हमारे बहुत से सवाल हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने तभी तो सरलता बताई। मैंने बोला है पॉलिटिकल लीडर से कि आप एक कचरा मिनिस्ट्री बनाओ, और कचरे का क्या वर्थ बनेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, बताइए इस दुनिया से क्या क्या गायब हो गया? वो चीज गायब होती है जिसका यूज हो। पानी गायब हो गया क्योंकि व्यापार हो गया। जंगल गायब इसलिए हो गए कि टिम्बर के लिए यूज होता है। जंगल इसलिए गायब हो गए क्योंकि वो अन्य आवश्यकताओं का हिस्सा बनते हैं। जब जब चीजें इसलिए गायब हो जाती हैं क्योंकि आवश्यकता, कचरे को आवश्यकता बनाओ ना, एक कचरा नहीं दिखाई देगा नीचे। और हमने एक कोशिश की, जो अंकल चिप्स हमारे लिए बड़ी बीमारी
पहाड़ में हो गई थी। हमने इन चिप्स के जो रैपर्स हैं उनसे कुछ सुंदर प्रोडक्ट बनाए हैं और जो आपके घर की शोभा भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा टेंशन जो हिमालय के लोगों को था ये बोतल। तो हमने बोतल से कहा कि क्यों आप बोतल लाते हैं सरकार जी, आप अब क्या गंगा यमुना का पानी है, इतने धाराएं, इतने स्प्रिंग्स है, इनका पानी भरो, बेचो और यात्रियों को दो, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हिमालय का पानी पीते हैं। लेकिन ये आएगा और ये 7 बोतल उसने पानी पिया, दे नदी में नीचे। तो ये जो अगर ये बोतलें बंद हो जाएं तो हमें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चाहिए नहीं देहरादून में और अन्य जगहों में। ये सब आदतें जो इको हैबिट्स के अलावा इको सिस्टम को समझने की बड़ी आवश्यकता भी है और हम सब कहीं दोषी हैं। मेरा ठोस मानना है, या तो आप लोगों के घर गंदे होते तो मैं मुंह बंद होता मेरा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने घर को अपना शहर क्यों नहीं बनाया आपने? आपके घर में आपका छोटा बच्चा कोई गंदगी करता होगा तो एक थप्पड़ मारते हैं हम, क्यों गंदगी कर रहा है, अरे उसको ऐसा कर। पर हम बाहर आते ही किसी और के कब्जे में चले जाते हैं और उस कब्जे में हम खुद गए, क्योंकि हमने जब लीडर चुना तब हमने ये मुद्दे नहीं छुड़ाए। थैंक यू। ये सबसे बड़ा सच है। ऑलराइट, सो आई होप बच्चों ने समझ लिया कि मे बी इलेक्शन जब आप वोट करने जाएंगे तब यू इशू कैन खड़े करो। डिसाइड कि किसको वोट दे बेस्ड ऑन मे बी कि एनवायरनमेंट के लिए और आपके फ्यूचर के लिए वो क्या कर रहे हैं। सो आई हैंड ओवर। अब देखिए थक गया हूं मैं। हाँ, जब ज्यादा सर प्रश्न पूछो भाई। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये है कि जैसे आपने जल, ज़मीन, जंगल, इन तीनों चीज़ों पे कंसंट्रेट किया है और प्रकृति की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, ये आपने बहुत अच्छे से हमारी नई जनरेशन को बताया है। मैं एक राहत इंदौरी का एक शेर यहाँ कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आँखों से, खुश्क आँखें मतलब सूखी हुई आँखों से, मैंने अपनी खुश्क आँखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। ये सिचुएशन है कि आज एक समंदर भी पानी के लिए प्यासा है। तो ये हमारे लिए एक थ्रिलिंग अलार्म सिचुएशन है। बहुत ज़रूरी है कि हमने इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सर, मेरी आपसे ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि हम प्रकृति को बचाने के लिए हमारी नई जनरेशन क्या करना चाहिए? सुबह उठ के अपने माँ पिता और प्रभु से भी पहले अगर प्रणाम करना है तो प्रकृति को करो। मेरा सवाल है तुम सब बच्चों से, जो तुम्हारे माँ पिताजी ने भी तुम्हें सिखाया होगा या जो बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, मंदिर जाते हैं और गणेश जी को याद करेंगे, हनुमान जी को याद करेंगे, शिव शंकर को याद करेंगे। बोलिए कितनों ने भगवान जी को देखा आज तक? दूसरा बता दे मुझे, क्या मैंने साहब हनुमान जी को देखा या मैंने गणेश जी को देखा? मूर्ति में देखा है आपने और आप उसमें खो गए। अच्छी बात है, पर देखो ना कितनी अजीब बात है। हम पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वयोवृद्ध लोग ने ये नहीं माना कि जिस प्रकृति को आप हर क्षण भोगते हो, जिसको देखते हो, हवा को महसूस करते हो, वो वृक्ष आपको जीवन देता है, पानी आपकी जीवन और जान है, मिट्टी जिससे भोजन मिलता है, ये साक्षात प्रभु हैं। ये तो सामने हैं हमारे, पर हमने उनको किया किनारे। जय गणेश, हनुमान अंजनी पुत्र विद्महे पवन कुमाराय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। अरे भाई, इन प्रभु ने भी पहले यही कहा है कि सर्वोच्च प्रकृति है। ये हमने ना पढ़ाया ना सिखाया, और इसलिए समझो, क्योंकि मैंने कहा 10 मिनट के लिए सांस रोक दो तुम, और गणेश जी का नाम लेना, या जो तुम्हारे यहाँ घर में वो रखी हुई है मूर्ति, या जो मंदिर तुम जाते हो, या तुम्हारे आराध्य मन में जो भी हैं, उनका नाम लो, मुझे बचाओ बोलो। 10 मिनट तक सांस नहीं लेनी, भगवान जी आ जाएंगे बचाने के लिए। कोई नहीं आएगा, हवा बचाएगी, प्राण वायु लेनी पड़ेगी। कोविड में क्या हुआ था? सारे मंदिर बंद हो गए थे, चर्च बंद हो गए थे, मस्जिद बंद हो गए थे। कहां गए थे भगवान जी? पर आपको प्राण वायु मिली, आपको खाना भी मिला, पानी भी मिला। ये तो प्रकृति माँ है जिसने तुम्हें बचाया, और तुम ही उनको नहीं पूछते हो।
तुम दूसरे प्रभु को भी प्रणाम करो, पर वो प्रभु भी प्रकृति को ही पूजते हैं। भगवान विष्णु कहाँ बसते हैं बताइए? समुद्र के नीचे। पवन पुत्र हनुमान पवन, गंगा मां, ये प्रभु के ही, प्रकृति के ही आंचल में है ये सब कुछ। तो इसलिए पहले कहीं अगर प्रणाम करना है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, क्या क्या पृथ्वी मतलब प्रकृति, तो हम उस भगवान के लिए तो घंटे बजा रहे हैं, IIT में निकल जाऊं साहब, मेरे 100% मार्क्स आ जाएं, ये आ जाए, सो वो प्रकृति भी, प्रभु भी प्रकृति के ही वश में है। हम प्रकृति को प्रणाम नहीं करना चाहते, और इसीलिए अब धीरे धीरे हम खिसकते जा रहे हैं। ज्यादा नहीं भाई, ऑडियंस बच्चों फटाफट पूछो, मेरा गला सूख गया है। और प्रकृति ने यह भी सिखाया है ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अजय जी इधर आओ आप। जी सर। आप कभी 2 घंटे बैठ के बोला और बातचीत की आपने, और वो भी ताबड़तोड़, और विषय भी ऐसा हो, तो जब आपने नहीं की तो आप मेरे को क्यों आपने मेरा गला घोट रखा? एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी के लिए, बहुत जोरदार तालियां। मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ एक अच्छा सच्चा संवाद स्थापित कर लिया। अब देखो बच्चों, अगर तुम सच हो तो हाथ खड़ा करके बोल दो कि हाँ। यूं खड़ा कर सकते हो? कुछ अच्छा लगा? हाँ, तो जरा आवाज उठाओ कि हाँ ही मुंह से बोल लो भाई। ये आई थिंक, देखिए ऐसा है, ज़्यादा मत घेरो उनको, बाद में वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहिए, तो वो मैं नहीं चाहता। नमस्ते सर, मेरा नाम सोनाली जोशी है और मैं एक साइंस की शिक्षिका हूँ, तो बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ। तो जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों को सिर्फ साइंस नहीं पढ़ाती हूँ, तो उनको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोच कैसी रखनी चाहिए, ये बारे में मैं बहुत कुछ छोटी चीज़ें उनको हमेशा बताती हूँ। तो अभी हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि इफ़ आई टेक 1 more supplement, I will get more marks. Okay, when I was doing invigilation, I told children that if you leave 2 lines unnecessarily, so I will tell your teacher, subject teacher, to reduce 2 marks so that your behavior is not environment friendly. This is going to be future after 20 years. If your behavior is not environment friendly, the marks will be reduced from your subject, respective subject. So this is what I told, but बच्चों की सोच काफ़ी बार एक तरफा होती है. So some students told me that, ma'am, 20 years, after 20 years, there won't be exam on paper. We will use laptop or computers. So yeah, whatever environment friendly behavior, whatever you are saying, it won't be like that. We will be already doing environment friendly behavior. ये जो अभी मैंने ऐसे काफ़ी बार ऐसा बच्चों के साथ बहस होता है, तो मेरा एक चैलेंज मेरे सामने हमेशा होता है कि ये बच्चों की सोच जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए क्या ट्रिक्स अप्लाई करूं? देखिए, इसका एक उत्तर यही जो मुझे लगता है और ये मेरी समझ में आता है कि देखिए, अभी आपको मैं बता दूं कि दूसरा बड़ा डिजास्टर जब आएगा वो मोबाइल और डिजिटल वर्ल्ड से ही आएगा. अमेरिका में डी एडिक्शन सेंटर भी बन गए, आपको मैं बता दूं, और एक मेल भेजने में 1.5 ग्राम ऑफ कार्बन आप जोड़ देते हो, तो आप कल्पना कर लीजिए कितने मेल. तो बच्चे कहेंगे क्या करें साहब, ना मेल भेज सकते हैं ना कुछ पढ़ सकते हैं. लेकिन मैं एक छोटी बात बता दूं, मैं जो कोशिश कर रहा हूं, जो आपको, फिर मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा. मैं मोबाइल के बारे में ये कहना चाहता हूं, ये 2-3 दिन के लिए 5-10 मिनट की तो सांस ये नहीं रोक पाएंगे अगर मैं इनसे कहूँगा कि कैसे समझा जाए कि सांस किसे कहते हैं. मैं इनको रोक नहीं पाऊँगा 10 मिनट के लिए, रोक ही नहीं सकते. लेकिन मैं दूसरा प्रयोग आपको बताता हूँ.
इन बच्चों से 3 दिन के लिए मोबाइल ले लो, आधे बेहोश हो जाएंगे। यहां से बचाया, दूसरी जगह डाल दिया। ये शुरू हो चुका है। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप मोबाइल इसलिए दे रहे हैं कि वो रोए ना, तो यूं लगा रहता है। मेरे ही परिवार में, मेरी रिश्तेदारों में छोटे बच्चा था। मैंने कहा एक मोबाइल क्यों दे रही, कि नहीं वो हल्ला कर दे, ये इसमें रह जाएगी, ये इसमें रहती है। तो देखिए, वो मदर्स ट्रेनिंग है। माँ के लिए संकट है, इसलिए माँ ने उसके संकट को, अपने संकट को ऐसे टाल दिया। एक बात। नंबर दूसरी बात, देखिए ऐसा है कि देयर इज अ वर्ड, प्रकृति का विज्ञान। प्रकृति के विज्ञान, आप साइंस टीचर हैं तो प्रकृति के विज्ञान के जो सारे हिस्से हैं उसको कहानी के तौर पर आप बच्चों को परोसेंगे तो कंपल्शन नहीं होगा। वो, क्योंकि ये विषय से, सब्जेक्ट से और पेपर से इतने थक गए हैं और 99% नहीं आए तो माँ पिताजी इनको क्लास ले लेंगे, फिर डायलॉग मारेंगे, क्या करते हो, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ और मैंने तुम्हारी फीस भरी और ये नहीं हुआ सो हुआ। इसलिए एक एडिशनल उसको एक कहानी के तौर पर परोसा जाए। जैसे मैंने इनसे कहा, रोक लो 5 मिनट सांस, तो आप 5 मिनट तो नहीं रोकेंगे, 1-1 मिनट अपने क्लास में रोजाना सबको कहिए। जैसे क्लास में घुसते हैं, चलो 30 मिनट सांस रोकेंगे, रुकवाइए इनसे, तो 30 मिनट रोकेंगे। 30 मिनट में तो कुछ नहीं होगा। फिर ये सांस की वैल्यूज को समझेंगे और उसके साथ व्यायाम भी हो जाएगा भाई, प्राणायाम बच्चे का क्लास में। दो, एक चीज से दो निशाने, यही समय भी है कि अब इस पीढ़ी को, जिसको हमने इतना मेटेरियलिस्टिक बना दिया, मोबिलिस्टिक बना दिया, डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, इनकी समझ में कहाँ आने वाली चीज़ है। और इन्हें तो दवाई भी खानी होगी। अब तो आप जाहिर रहे हो, विज्ञापन की दुनिया है, कितना बिगाड़ दिया है इन विज्ञापन में। अब आपके बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस ये बताने की कोशिश करते हैं कि बिस्कुट कौन सा खाना चाहिए, कपड़े कौन से पहनने चाहिए, वहीं से चलता है कि कौन सा टॉप शर्ट चल रही है, ब्रांड क्या चल रहा है, इसका बैग, इसके जूते। अपना तो कुछ रहा ही नहीं है, अपनी नैतिकता तो खत्म हो गई, अपनी चॉइस की तो कोई वैल्यू नहीं है, खत्म है। हमें ये नहीं पता हमें कौन से कपड़े पहनने, कौन सा जूता पहनना चाहिए, वो बताएंगे। अब वो जो बताते हैं उनकी तो कीमत ही 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का जूता, 30,000 रुपए का जूता। अब भाई ऐसा जूता तो सर में पहना जा सकता है भाई, हम तो नहीं पहन सकते पैर में। हमारे तो 300 रुपए का जूता है। जूते का मतलब जूता पैर में होता है, और 10,000, 5,000 का जूता सर में बोलता है कि जो 5,000, 10,000 का जूता पहन रहा होगा उसका दिमाग खराब होगा। मतलब आप कहां हम दुनिया को ले जा रहे हैं, इन बातों पर स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए, तब जाके शायद हम इस दुनिया को बदल पाएंगे। वरना ये बड़ी कठिन में है। ये पानी का मतलब ये जानते हैं, नल का जानते, ये नदी के विज्ञान को नहीं जानते, मिट्टी के विज्ञान को नहीं जानते, जंगल किसे कहते हैं ये नहीं जानते, और ये किस तरह से दिया जाना चाहिए वो सबसे बड़ी चुनौती टीचर्स पे भी है। मैं भी पढ़ाता था, मैंने 22 साल पढ़ाया, पर वो मेरे मोस्ट ऑफ PhD स्टूडेंट्स या जो भी थे, उन्होंने नौकरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा हम आपके साथ इस मुद्दे पे जुड़ते हैं। तो मैं अपने लेवल पे जैसा कर पाया, या मेरे चारों तरफ के बहुत से लोग जो यहाँ आए भी हैं उन्होंने बड़े प्रयोग किए हैं। तो आप भी ऐसे प्रयोगों की तरफ जाइए जो उनको व्यवहारिक लगे, उनको अपनाएं। बोल दीजिए बच्चों को, एक रिश्ता बनाइए। क्लास की एज ए मैडम आप खड़े होकर बोलेंगे आज आप पानी नहीं पिएंगे, तो दूसरे दिन उनके घरों में शिकायत चली जाएगी, घर वाले पहुंच जाएंगे आपने, मैडम ने साहब पानी नहीं पीने दिया, या बच्चों के आधा घंटा सांस रोक दी, या आधा मिनट सांस रोक दी। वो रिश्ते से हट के एक प्रकृति का रिश्ता अपने बच्चों के साथ बनाइए, और वैसे उनको उठा लिए जैसे आपके मन में। यू शुड एंड अप भाई, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं जस्ट टायर्ड। आ जाओ भाई। Sir, I am the science teacher from Sate School.
I have the question. I teach from since 9 years. May I am also belong from the village. I thought the so many thing on the society and the nature. The first thing is that कि according to the study, as per my knowledge, 7% people emit a large amount of the carbon monoxide and carbon dioxide by using the different types of the vehicle. As soon as we are those types of the people कि we deforest the for I mean to say कि cut it down the trees and उनसे पेपर बनाते and we write on the paper कि save the trees. And same message we distribute in the student also. And another fact is that कि we are using a lot of amount of technology. तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनको रिलेट करके हाउ टू बी अंडरस्टूड इन अ स्टूडेंट की विच वन इज़ अ बेस्ट एंड हाउ टू बैलेंस देम इन आवर एजुकेशन फील्ड लाइक दैट. देखो बेटा, इसका बड़ा फिलोसफिकल उत्तर है. इमीडिएट इंटरेस्ट जिसमें आ जाएगा वो ही बल्ले बल्ले हो जाता है. ये मोबाइल इतने कम समय में सारी दुनिया में छा गया और बच्चों के बीच में भी. आपने कहा कि बच्चे रेडिली उनको अगर उन चीज़ों की तरफ ले जाना है कि जो इको फ्रेंडली हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक दूसरा बड़ा हिस्सा भी है कि टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा रोल किया कि जहाँ फैसिलिटीज़ पैदा की, सर्विसेज हमको दी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आपकी नेसेसिटी थी तब तक टेक्नोलॉजी ठीक थी. अब क्षमा करें आप लोग जो भी मेरे को कह सकते हैं, मुझे अन्यथा मेरे को मत लीजिएगा. आप चंद्रमा में चले गए, आप मंगल में जा रहे हैं. टेक्नोलॉजी साइंस कहाँ चलेगी? मेरी टनल उत्तराखंड में 15 दिन से 41 लोग फंसे हैं. विच साइंस एंड टेक्नोलॉजी वी शुड टॉक. अपना प्लैनेट खराब होने के अंतिम चरण में है. सारे देश दुनिया चंद्रमा में मंगल में जाना चाहते हैं. तो क्यों? क्योंकि आवश्यकताएं जो हैं वो टेक्नोलॉजी की पोषक हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सुविधाएं, फैसिलिटीज और विलासिता बन गई, लग्जरी बन गई, वहाँ से टेक्नोलॉजी का उल्टी गिनती शुरू हो गई. उसने इकोलॉजिकल लॉसेस शुरू किए, हर तरह के दिमागी लॉसेस भी हुए. भाई आप देखिए ना, हम में से हर एक के पास मैं ठोक से मानता हूँ, वो बैठे हैं यहाँ पे अभय जी, अजय जी देशमुख, वो गायब हो जा रहा है हर बारी में. अजय जी इधर आइए. अब मैं, अजय जी कहाँ आप चले जा रहे हो यार? कितने जोड़ी जूते हैं आपके पास? भर में 3 4 5, सच बताइए कितने जोड़ी जूता है? 2. अब देखिए, ये सभ्य और सच्चे आदमी हैं, इनके पास 2 जोड़ी जूता है. अब बड़े बड़े घरों में पहुंचे. एक बार एक लड़का मेरे पास आया, बड़े अरब लखपति के था, उसके पास 54 पेयर थे जूते के, और उसने कहा जो सबसे छोटा जूता है मेरा वो 8000 का है. अब आप बताइए कि पैर है 2 और जूते हैं 54 जोड़ी. ये है विलासिता. ये आवश्यकता है कि इनके पास 2 जोड़ी जूते हैं. तो आवश्यकता से जब विलासिताओं में जाओगे तभी नुकसान शुरू होता है, और यही हुआ भी है. इसलिए आप अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रखिए. पृथ्वी आपकी आवश्यकताओं के लिए है, प्रकृति आपकी विलासिताओं, लग्जरी के लिए नहीं है. अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, वो कड़वा हो जाता है, खतरनाक हो जाता है, लोग फिर मुझको निकाल के बाहर फेंक देंगे. सर नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र राहतेकर है. जोशी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, और अजय जी का भी, जो इन्होंने इतने सारे सितारे मंच पे एक साथ एकत्रित किए हैं. इसी के साथ जैसा आपने बोला कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर बनता है, तो इसी प्रयास में औरंगाबाद शहर में, छत्रपति संभाजी नगर शहर में हमारे बीच में एक क्रिएटर या इनिशिएटर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर यतीन्द्र यष्टपुत्र. इन्होंने सन 2019 में एक छोटी सी पहल शुरू की, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसके
तरफ हम देखते हैं कि वो जंगल बनाएगा, जंगल डेवलप करेगा या जंगल मेंटेन करेगा, तो उनके पास में रिक्वेस्ट लेके गए हम लोग कि हम लोगों ने वहाँ पर हाँ प्रश्न विचारतोय तो हम लोगों ने वहाँ पर उनके पास में एक प्रश्न लेके गए कि हमें कुछ ज़मीन दीजिए आपके फॉरेस्ट की जहाँ पर हम लोग जंगल डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सब हमने लोक सहभाग से किया और ऐसा करते हुए हमने आज 4 साल में 6,500 पेड़ लगा दिए हैं और उनको संवारा भी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे जन सहभाग क्या सभी दूर नहीं किए जा सकते? क्यों नहीं किए जा सकते? मुझे लगता है यही सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा चैलेंज भी है आज की तारीख में कि मैं कहता हूं कि जन जन की भागीदारी लहान मुलं पाहिजे एक ही संभव है कि जो हमें, वैसे मैं आपको आंकड़े बता देता हूं ओनली सर एज रिक्वेस्टेड कि अब हमारी वापसी मात्र 5 से 10% पॉसिबल है। हम इतना खराब कर चुके हैं, ये मैं बता देता हूँ। तो अब अगर कुछ बचाने के काम जैसे कि आप बता रहे हैं प्रयोग, तो वो अच्छे होंगे। आप बंद करिए अभय जी प्लीज, मेरे आई एम पेन माय थ्रोट। लास्ट क्वेश्चन सर फ्रॉम अ स्टूडेंट। हाँ मेरे हाँ सर एक छोटे बच्चे की सुन लीजिए प्लीज़। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रोशन राठौड़ है। मैं साटे स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब आपने जो है सोशल वर्क शुरू किया है, तो आपको इसके लिए किसी ने मोटिवेट किया है या फिर आप मतलब सेल्फ मोटिवेट हुए? अच्छा चलो ठीक ही पूछ दिया तुमने लास्ट क्वेश्चन। देखो भाई ऐसा है, मैं फिल्मी एक्ट्रेस और क्या कहते हैं उनको, जिनको सर पे पहनाते हैं वो लड़कियां जो बनती हैं, वो इंटरनेशनल ब्यूटी क्या कहते थे उसको, हैं मिस इंडिया मिस यूनिवर्स की तरह। मैं फिल्मियों की तरह नहीं कहूँगा कि मेरा पैसन था कि मैं कुछ साइकोलॉजी के लिए करूँ, नहीं भाई पैसन नहीं था, कंपैशन था। मजबूरी थी कि जब हम डूबते हों तो हाथ पैर मारते हैं। हाँ मुझे समझ थी कि ये हाथ पैर मारने का समय है। तो मुझे मेरे गांव ने, अगर तुम मुझसे कहोगे किसने मुझे मोटिवेट किया, मेरे गांव ने, उन परिस्थितियों ने और गरीबी ने। हम केला नहीं मिलता था हमको, केले का जब खाते थे तो केले के छिलके को चाटते थे पहले और केले को आइसक्रीम की तरह चूसते थे, हमने वो देखा है। और इन्होंने ही, जैसे मैंने कहा, कंपैशन, मजबूरी थी अपने घर गांव के लिए। इसलिए ये कमर किसी कि मैं तो हो गया भाई, टीचर वीचर बन गया हूँ, प्रोफेसर साहब हो गया हूँ, चलो हो गया, लेकिन बाकियों का क्या काम होगा। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि नौकरी छोड़ दो, तब मैं उनका ज़्यादा बड़ा साथी हूँगा जिनके पास मेरी तरह कुछ नहीं है, तब मैं उनके लिए आवाज़ खड़ी करूँगा। नमस्ते आप सब लोगों को। खूप सुंदर सेशन झालं आहे। कोविड इज पार्ट ऑफ नेचर असं खूप सुंदर वाक्य सरांनी सांगितलं आणि आपल्या हव्यासाने आपण काय ओढवून घेतलं आहे संकट, त्याचंही आपल्याला समज आलेली आहे। आता विनय राऊत सर जोशी सरांचा सत्कार करतील आणि या सत्राचा समारोप होईल। धन्यवाद जोशी जी। देवभूमि से महाराष्ट्र तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून वरून सर आपल्यासाठी खास आलेले आहेत आणि देश विदेशातून त्यांना निमंत्रण येत असतात। आणि गेल्या वर्षीसुद्धा जोशी सरांनी आपल्याला प्रॉमिस केलेलं होतं, लास्ट मोमेंटला ते ड्रॉप झाले। मागच्या वर्षीच्या लिस्टमध्ये आहे त्यांचं नाव होतं। यावेळेला त्यांनी सांगितलं की इस बार तो मैं पक्का आने वाला हूँ आणि जोशी सरांचं आपण पहिलं सेशन ठेवलेलं होतं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोहेल जकीउद्दीन, मिसेस नताशा जरीन जी, मिसेस योगिता पत्मे जी। थैंक यू वेरी मच सर।